नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, स्पेशली नैनीताल के एरिया में। और पिछले एक सप्ताह से आग लगातार बढ़ती जा रही है। ये फॉरेस्ट की आग है, जंगल की आग है और इसको इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इतनी आसानी से टैकल नहीं किया जा सकता है। तो नैनीताल का जो आसपास का एरिया है उत्तराखंड के अंदर, वहां पर बड़े पैमाने पर पिछले एक सप्ताह से आग बढ़ती जा रही है और इसने जंगल का बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया है, जंगल के बहुत बड़े एरिया में फैलती जा रही है। ये जंगल की आग है, इतनी आसानी से कंट्रोल होगी नहीं। उत्तराखंड की सरकार ने काफी कोशिश की, लेकिन जब नहीं कंट्रोल हो पा रही है और ये बढ़ती जा रही है और बड़े पैमाने पर जब ये फैल चुकी है, तो फिर यहां पर इंडियन एयरफोर्स को डिप्लॉय किया गया, इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया गया और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को डिप्लॉय किया गया। हमारी आर्मी की 2-3 बटालियन वहां पर पहुंच चुकी है, वहां पर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की 3-4 टीमें पहुंच चुकी है और वहां पर इंडियन एयरफोर्स को भी अब तो संडे को डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, कंट्रोल से बाहर हो गई है। अब यहां पर इंडियन एयरफोर्स एक टूल यूज कर रही है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये बाम्बी बकेट ऑपरेशन है। बाम्बी बकेट ऑपरेशन आप बोल सकते हैं, लेकिन बाम्बी बकेट एक टूल का नाम है, एक यंत्र का नाम है। जब बड़े पैमाने पर किसी भी जंगल में आग लग जाती है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो 1-2 बाल्टी से तो बुझने वाली है नहीं। तो उसके लिए फिर बाम्बी बकेट नाम की बड़ी बाल्टी का यूज किया जाता है। इसको जो चॉपर या हेलीकॉप्टर होता है, ये MI-17 नाम का चॉपर है। आसपास जो भी पानी का बड़ा एरिया होता है, वहां पर इसको चॉपर से बांध दिया जाता है। ये इसको डूबा पर पानी भर लिया जाता है इसमें, और फिर इस पानी को पायलट के द्वारा कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल करते हुए जहां जहां पर आग लगी हुई है वहां पर छोड़ा जाता है। इसलिए इसको बाम्बी बकेट ऑपरेशन नाम भी दिया जा चुका है। ये आने वाले करंट अफेयर में आपसे पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में कि बाम्बे बकेट ऑपरेशन क्या है। बाम्बे बकेट ऑपरेशन उस ऑपरेशन का नाम है जिसका यूज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल में जो आग लगी थी उसमें यूज किया जाता था। तो बाम्बे बकेट एक टूल का नाम है, यंत्र का नाम है। यह बाल्टी है, इसमें पानी भरकर जंगल में आग को बुझाया जाता है चॉपर के माध्यम से, और इसके माध्यम से आराम से आग बुझ जाती है, किसी को नुकसान भी नहीं होता है। यह बाल्टी आपको कुछ ऐसी लगती है, आप स्पेशली अगर राजस्थान के निवासी है तो आपने देखा होगा, पहले कुएं से पानी निकालने के लिए आपके पास मोटर वगैरह नहीं हुआ करती थी, सबमर्सिबल मोटर वगैरह नहीं हुआ करती थी। ये तो बाद में चलना स्टार्ट हुआ है। आज से 20-30 साल पहले आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा चड़स लिया जाता था, इसको बोलते थे चड़स। ये किसी न किसी पशु या एनिमल की त्वचा या स्किन का बना होता था, इसको चड़स बोलते थे। और इसको बांध दिया जाता था रस्से से, और रस्से से बांधकर आगे बैल के बांध दिया जाता था, और इसको डुबोकर कुएं के अंदर बैल इसको आगे खींच कर ले जाता था। फिर इस पानी को आप ढाणे के अंदर डाल देते थे और वो डांगर धोरे के माध्यम से खेत में चला जाता था। कुछ ऐसा ही चड़स जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप राजस्थान के निवासी है तो आपने चड़स आज से पहले 20-30 साल पहले अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत देखा होगा। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि भारत के लिए फॉरेस्ट फायर इतना चैलेंज क्यों है, और ये मार्च अप्रैल मई के महीने में, इन तीनों महीने में, मार्च अप्रैल मई में ज्यादा क्यों लगती है, इसी सीजन में ज्यादा क्यों लगती है, भारत सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। आए दिन हम कहीं ना कहीं सुनते हैं कि किसी न किसी राज्य के फॉरेस्ट में, जंगल में बड़े पैमाने पर आग लग गई है। तो उत्तराखंड में कहां आग लगी है, किस सिचुएशन में आग लगी है, आग के कॉजेज क्या है, कारण क्या है, और कैसे इसको टैकल किया जाए, इन सब बातों को हम समझेंगे। देखो, उत्तराखंड को अगर आप 2 बड़े भागों में बांटोगे ना, तो उत्तराखंड के 2 बड़े डिवीजन है। एक तो गढ़वाल डिवीजन है और एक है कुमाऊं डिवीजन। गढ़वाल डिवीजन और कुमाऊं डिवीजन, नीचे वाला एरिया कुमाऊं डिवीजन है, ऊपर वाला एरिया गढ़वाल डिवीजन है। और ये जो नैनीताल के आसपास का एरिया है ना, यहां पर ये आग लगी है। नैनीताल नाम का डिस्ट्रिक्ट है, और आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, कि नैनीताल एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो नैनीताल के आसपास के एरिया में ये प्रेजेंट में आग लगी हुई है, और एक कुमाऊं डिवीजन में, कुमाऊं रीजन में आता है। आप उत्तराखंड को 2 बड़े डिवीजन में बांट के रखते हैं, एक तो गढ़वाल रीजन है और एक कुमाऊं रीजन है। कुमाऊं रीजन के नैनीताल के एरिया में अब आप उत्तराखंड को ध्यान से देखोगे तो एक मैप है, 2002 से लेकर 2019 के बीच में फायर इंसिडेंट इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़े हैं उत्तराखंड के अंदर। 2002 के अंदर ये आपको फायर इंसिडेंट दिख रहे हैं जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, और 2019 में देखो कितने ज्यादा फायर इंसिडेंट्स आपको देखने को मिले हैं। और स्पेशली निचले वाले रीजन में, गढ़वाल रीजन और ये जो कुमाऊं रीजन है, इसका जो निचले वाला रीजन है, क्योंकि ये वाला रीजन तो आपको पता है कि बर्फीला है, थोड़ा यहां पर बर्फ गिरती रहती है, थोड़ी नमी रहती है, थोड़ा यहां पर नमी या मॉइस्चर रहता है, बर्फ गिरती रहती है, इसलिए ऊपर वाले एरिया में आग नहीं लगती है। ये वाला जो नीचे वाला एरिया ना, यहां पर फॉरेस्ट या जंगल बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, तो यहीं पर आग लगती है। तो उत्तराखंड के अंदर ये बड़े पैमाने पर आग लगने लगी है धीरे धीरे। अच्छा, एक बात और आपने ऑब्जर्व की होगी
कि अभी ये जो आग लगी है, अभी गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तराखंड की सरकार के द्वारा बताया गया कि पिछले 24 घंटे में 8 फायर इंसिडेंट देखने को मिले हैं, 8 आग की घटनाएं देखने को मिली है। पिछले एक सप्ताह के अंदर 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में पिछले एक सप्ताह में 31 फायर इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, 31 आग की बड़ी घटनाएं देखने को मिली है। इस 31 में से 26 तो ये आपके कुमाऊं डिवीजन में है और 5 आपके गढ़वाल डिवीजन में है। और 1 नवंबर 2023 से, पिछले साल 1 नवंबर 2023 से जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक 606 फायर इंसिडेंट्स उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। यह आपको याद रखना है। 1 नवंबर 2023 से लेकर जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक 606 फायर इंसिडेंट्स आपके उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। और इसमें से, इसकी वजह से 735 हेक्टेयर एरिया बर्बाद हो चुका है, जंगल बर्बाद हो चुका है। 735 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 4 बीघा होता है भाई। 1 हेक्टेयर के अंदर 4 बीघा, 1 हेक्टेयर बराबर 3.94 बीघा, लगभग 4 बीघा होता है। तो 735 हेक्टेयर का मतलब हो गया 7 चौक 28, लगभग 3000 बीघा के आसपास फॉरेस्ट है वो जल चुका है इन नवंबर से लेकर अब तक, जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक। अच्छा, एक बार और आपको ऑब्जर्व करनी होगी, ज्यादा जो नुकसान झेलना पड़ता है वो हमेशा नैनीताल के आसपास के एरिया को झेलना पड़ता है, क्योंकि यहां पर फॉरेस्ट थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा ज्यादा नीचे पड़ता है, इसलिए यहां पर फायर इंसिडेंट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखो, फॉरेस्ट की जो फायर होती है ना वो अनकंट्रोल्ड होती है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये कोई मकान में या फैक्ट्री या इंडस्ट्री की आग तो है नहीं जो दमकल बुलाए, अग्निशामक वाले बुलाए और बुझा दिया। इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, ये लगने लग जाती है तो फिर ये लगने लगी जाती है। तो फॉरेस्ट फायर अनकंट्रोल होती है, बड़े पैमाने पर लगती है। अच्छा, एक बात और याद रखना, 1 नवंबर से लेकर जून तक का महीना, नवंबर से लेकर जून तक के ये जो महीने होते हैं ना, इनको बोला जाता है फॉरेस्ट फायर सीजन। फॉरेस्ट फायर सीजन, ऐसा सीजन जिस टाइम पे जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लगती है। तो नवंबर से लेकर जून तक का महीना फॉरेस्ट फायर सीजन कहलाता है। और इसमें भी पर्टिकुलर 3 महीने होते हैं, मार्च, अप्रैल और मई। अप्रैल इस टाइम पे चल रहा है, तो मार्च, अप्रैल और मई, ये स्पेशली 3 महीने होते हैं। इस टाइम पे समर सीजन आ जाता है, गर्मी का मौसम आ जाता है और बड़े पैमाने पर आग देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तापमान बड़े पैमाने पर बढ़ जाता है। दूसरा रीजन, रेनफॉल या बरसात बहुत कम हो जाती है, वर्षा इस टाइम पे होती नहीं है। तीसरा रीजन, बरसात नहीं हो रही तो फिर मॉइस्चर की कमी है, तापमान बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो घास फूस, पत्ते वगैरह जो धरती का सरफेस है वो थोड़ा सूखा हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है ना। तो इसकी वजह से मॉइस्चर बहुत ही कम हो जाता है, रेनफॉल हो नहीं रही है, तापमान बढ़ गया है। और इस टाइम पे आपको पता है कि पत्ते वगैरह भी झड़ जाते हैं, तो पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं और फिर वो जो पत्ते होते हैं छोटे छोटे, सूरज की किरणों की वजह से गर्म होकर फ्रिक्शन की वजह से फिर वहां पर आग लग जाती है। आग जलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। आग लगती क्यों आखिर? आपने कभी सोचा कि आग लगती क्यों है? आग लगने के लिए 3 चीजें जिम्मेदार है। पहली चीज, एक तो फ्यूल होना चाहिए, ईंधन, एक होना चाहिए आपके पास ऑक्सीजन, और एक होना चाहिए कोई ना कोई हीट सोर्स जिसके माध्यम से आग लग जाए। तो एक तो फ्यूल, ईंधन होना चाहिए आपके पास, एक ऑक्सीजन होना चाहिए और तीसरा हीट या हीट सोर्स, कोई भी हीट सोर्स जिसकी वजह से आग लग जाए। अच्छा, अब जैसे घर पे आग लगानी है, आप सिगड़ी जलाते हैं, कौ जलाते हैं, तो सिगड़ी जलाने के लिए ईंधन के रूप में आपने सड़े गड़े पत्ते लिए आए और थोड़ा सा जो कांटे वगैरह आए हैं, जो आपके जो बड़ीदा बोलते हैं गाँव में, उसको लगे रख दिया। हीट सोर्स के रूप में आपने माचिस का यूज कर लिया और ऑक्सीजन तो मौजूद है ही, ये तो घर पे आप आग जलाते हैं। फॉरेस्ट के अंदर हीट सोर्स का मतलब क्या है? फॉरेस्ट के अंदर हीट सोर्स का मतलब है टेम्परेचर। फॉरेस्ट के अंदर हीट सोर्स क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन वहां पर मौजूद है और फ्यूल के रूप में जो सड़े गड़े छोटे मोटे पत्ते होते हैं, जो पत्तियां होती है, जो सूख जाती है, सड़ जाती है, गड़ जाती है, तो ये तो आपका ईंधन के रूप में काम करती है जंगल में। दूसरा, वहां पर हीट सोर्स के रूप में, अब वहां पर तो कोई माचिस तो लेके पहुंच नहीं गया है, वहां पर हीट सोर्स के रूप में टेम्परेचर काम करता है, सूरज की गर्मी काम करती है और वहां पर ऑक्सीजन तो मौजूद है, इसकी वजह से बड़े पैमाने पर आग लग जाती है। अब हम ये समझते हैं कि भाई आग के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, किस वजह से जंगलों के अंदर बड़े पैमाने पर आग लगती है। देखो, आग 2 तरीके से लगती है, एक तो ह्यूमन की वजह से, मैन मेड हो सकती है, जानबूझकर लगाई जा सकती है, डेलिबरेटली आग को लगाया जा सकता है। तो एक तो मैन मेड हो सकती है, ह्यूमन मेड हो सकती है, जानबूझकर आग लगाई जा सकती है। और जो भारत का
फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है उसने यह भी कहा कि 90% जो फायर भारत में लगती है जंगलों में वो मैन मेड है, ह्यूमन के द्वारा जानबूझकर लगाई हुई है। तो 95% आग भारत में मैन मेड होती है, इंसानों के द्वारा लगाई जाती है, और बची हुई आग नेचुरल कॉजेज भी होते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ह्यूमन कॉजेज क्या है, इंसान कैसे आग लगाते हैं। देखो फॉरेस्ट एरिया में जो भेड़ बकरियां चराते हैं, जो चरवाहे होते हैं जिनको आप ग्रेजर कहते हैं, जब बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर घास सूख जाती है तो घास को तो पशु पक्षी खाते नहीं है। बड़े पैमाने पर जो पशु होते हैं, जो मवेशी होते हैं, वो घास को खाते नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, घास को आग लगा देते हैं, आग जल गई, नई घास आएगी, उसके बाद ये खाने लगेगी। तो बड़े बड़े पैमाने पर जो ग्रेजर होते हैं, चरवाहे होते हैं, वो अपने मवेशियों को खाना खिलाने के चक्कर में पुरानी सूखी घास को जला देते हैं और नई घास के चक्कर में वहां पर आग लगा देते हैं। दूसरा रीजन जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, एक फसल आपने कर ली, दूसरी फसल आप करना चाहते हैं, तो एक फसल करने के बाद अगर उस रीजन में बहुत ज्यादा मटेरियल बचा है, घास फूस बचा है, तो उसको हटाने के लिए आप जैसे आपने पंजाब और हरियाणा में देखा होगा कई बार बड़े पैमाने पर जो पराल होती है उनको जला दिया जाता है, वैसा वहां पर भी होता है। जानबूझकर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए, दूसरी खेती करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो भी मटेरियल बचा है खेत के अंदर उसमें सींक लगा के आग लगा देते हैं और उसके माध्यम से आग लग जाती है। इसके अलावा यहां पर आसपास के एरिया में विलेज एरिया है, गांव का क्षेत्र है, कोई भी बीड़ी पी गया फेंक दिया, सिगरेट पी गया फेंक गया, या नैनीताल का एरिया है, लोग वहां पर टूरिस्ट बन के जाते हैं, पर्यटक बन के जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं और वहां पर सिगड़ी जला देते हैं, कैंप लगा लेते हैं, तो जल जल के छोड़ देते हैं, है ना। दो भेड़ बकरी वाले आपस में बैठे और वहां पर सिगड़ी जलाई और जलती हुई छोड़ के चले गए, थोड़ी सी हवा आई और वो पतंगा चल के वहां से छूट गया। इसके अलावा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी इसका एक मुख्य कारण है। शहरीकरण या अर्बनाइजेशन की वजह से भी ऐसा होता है। अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, वो फॉरेस्ट एरियाओं की तरफ बढ़ने लगा है, जंगलों को काटा जा रहा है, बड़े पैमाने पर वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ने लग रही है, इस वजह से भी होता है। तो जो ग्रेजर होते हैं, चरवाहे होते हैं, वो जानबूझ के पुरानी घास को जला देते हैं नई घास लाने के लिए। इसके अलावा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, एक खेती आपने कर ली, एक फसल उगा ली, दूसरी फसल उगाने के लिए अब आप पुरानी वाला जो मटेरियल बचा उसको जला देते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी आसपास जो आपने गांव में देखा होगा कि जब हल्की फुल्की आंधी तूफान चलता है तो मम्मी आपको एक बात कहती है कि बेटा जाके चूल्हे में पानी डाल के आ जा या आग बुझा के आ जा, हो सकता है कोई पतंगा उड़ के चला जाए, किसी के झोड़े में आग लग जाए, किसी के मकान में आग लग जाए। तो वैसा वहां पर भी होता है, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती है, लोग चूल्हे जलाते हैं, लोग सिगड़ी जलाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, इसकी वजह से भी आग लग जाती है। और अर्बनाइजेशन तो इसका मुख्य कारण है ही। और इसके अलावा ये तो है मैन मेड कॉजेज। नेचुरल कॉजेज क्या है? नेचुरल कॉजेज है जो आपकी सड़ी गड़ी पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां होती है पेड़ों की जो सड़ जाती है, गड़ जाती है। इसके अलावा जो बैम्बू के पेड़ होते हैं, बांस के पेड़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्टोन होते हैं, इनकी रगड़ की वजह से, इनमें फ्रिक्शन की वजह से, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से जब सूरज की किरणें एक पत्ती के ऊपर लगातार 8-10 घंटे गिरेगी तो अपना आप थोड़ा सा जल जाएगा, इसकी वजह से भी आग लग जाती है। और बिजली वगैरह गिर जाती है कई बार जंगलों में, लाइटिंग की वजह से भी आग लग जाती है। तो इस सारे रीजन की वजह से जंगलों में आग लगती है। अब अगर हम बात करें कि फायर कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फायर, जो जंगलों में आग लगती है वो कितने प्रकार की होती है। देखो 3 प्रकार की मुख्य आग होती है। एक तो बोलते हैं ग्राउंड फायर। ग्राउंड फायर का मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, जो नीचे की स्तर की घास है ना वो जड़ी है, उसको कहते हैं ग्राउंड फायर, ठीक है। एक होती है सरफेस फायर। सरफेस फायर का मतलब हो गया थोड़ा जो छोटे मोटे ठीक ठाक पेड़ पौधे हैं, निचले स्तर के जो पेड़ पौधे हैं वहां पर आग पहुंच गई है, उसको बोलते हैं सरफेस फायर। और पेड़ के ऊपर तक पूरे के पूरे बड़े पेड़ों में भी आग लग जाती है, उसको बोलते हैं क्राउन फायर। तो 3 प्रकार की टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फायर्स, जंगलों के अंदर आग के 3 प्रकार होते हैं। एक तो आपने सुना होगा ग्राउंड फायर। ग्राउंड फायर का मतलब है जो निचले स्तर की घास है केवल वहां पर आग लग जाए, इसको ग्राउंड फायर कहते हैं। फिर आती है सरफेस फायर। अगर ये आग थोड़े ऊपर लेवल तक पहुंच जाती है, छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अगर जलने लग जाए तो इसको कहते हैं सरफेस फायर। और अगर ये बहुत ऊपर बड़े बड़े पेड़ों में आग लग जाए तो इसको कहते हैं क्राउन फायर। तो ये जो अपना उत्तराखंड का नैनीताल का एरिया, यहां पर ये वाले जो क्राउन फायर है ना, ये फायर लग चुकी है। अब पहले तो ये ग्राउंड फायर थी, फिर ये सरफेस फायर बन गई और अब ये क्राउन फायर बन चुकी है। बड़े बड़े पेड़ पौधे अब इसमें जलने लगे हैं। अच्छा, एक और बात हमें समझनी होगी कि भारत में ऐसा कौन कौन सा रीजन है जहां पर बड़े पैमाने पर आग लगने की संभावना होती है। देखो भारत की अगर हम बात करें तो 4 फॉरेस्ट फायर क्लस्टर है भारत में। भारत में 4 बड़े ऐसे एरिया है जहां पर आग लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जंगल सबसे ज्यादा है। कौन कौन से रीजन है? एक तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का रीजन है, एक क्लस्टर तो इसको बोला जाता है, एक एरिया तो ये बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। एक है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन है हमारा सेंट्रल घाट,
सेंट्रल घाट, सेंट्रल घाट का मतलब हो गया पूरा छत्तीसगढ़ का एरिया, अरावली विंध्याचल सतपुड़ा, है ना, ये जो आपका छोटा नागपुर पठार है, ये जो आसपास का एरिया है, छत्तीसगढ़ का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया, इसको बोला जाता है सेंट्रल घाट। तीसरा एरिया ये है। और चौथा है ये आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इन दोनों को मिला देंगे तो चौथा रीजन है। तो 4 फॉरेस्ट फायर क्लस्टर है, 4 फॉरेस्ट फायर बड़े एरिया हैं भारत में, 4 डिवीजन कर रखा है। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, एक नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, इसके अलावा एक आपका सेंट्रल घाट से है, और एक इसके अलावा आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को मिला के चौथा बोला जाता है। और यहां पर आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर जो आग लगती है वो कहां लगती है। आपने कई बार छत्तीसगढ़ में सुना होगा, कई बार आपने उड़ीसा में सुना होगा, मध्य प्रदेश में सुना होगा, उत्तराखंड में सुना होगा, मणिपुर, सिक्किम में, मिजोरम में सुना होगा, है ना, कहीं आपने महाराष्ट्र में सुना होगा, कभी आपने आंध्र प्रदेश में सुना होगा। तो ये 4 मेन एरिया यहां पर बड़े पैमाने पर आग लगती है भारत में। ये आपके सामने 2021 का चार्ट है। 2021 में कहां-कहां आग लगी थी, देखो हिमाचल प्रदेश में लगी हुई है, उत्तराखंड में लगी हुई है, मध्य प्रदेश में लगी हुई है, इसके अलावा उड़ीसा में लगी हुई है, मणिपुर के बॉर्डर के आसपास लगी हुई है। तो ये 2021 का चार्ट है। देखो किसी साल 3-4 राज्यों में लग जाती है, फिर अगले साल हो सकता है उन राज्यों में ना लगे, किसी दूसरे राज्यों में लग जाए, हो सकता है इसके अगले साल कुछ अलग राज्यों में लग जाए, लेकिन गिन चुनकर यही 8-10 राज्य है जहां पर आपको आग देखने को मिलेगी। इधर से आपका 7 सिस्टर का एरिया है, इधर से आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का एरिया है, यहां पर आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है ना, यहां पर तेलंगाना है, कर्नाटक है, यहां पर भी आपको आग देखने को मिलती है। अच्छा, अब ये वाला जो रीजन है, ये जो उत्तराखंड वाला रीजन है जिसकी हम बात करें, यहां पर आग क्यों लगती है, इसका एक बेसिक कारण मैं आपको बताता हूं। यहां पर आग लगने का कारण क्या है, देखो यहां पर पाया जाता है पाइन ट्रीज, चीड़ के पेड़, पाइन ट्री या चीड़ के पेड़ बोला जाता है, पाइन ट्रीज, चीड़ बोलते हैं जिनको आप। और चीड़ की जो पत्तियां होती है ना, वो बिल्कुल निडल जैसी होती है, सूड़ जैसी होती है। ये चीड़ के पेड़ की पत्तियां भाई, पाइन ट्री की पत्तियां हैं, लीव्स हैं, और ये बिल्कुल सूड़ की तरह होती है। और जब ये बिल्कुल सूख जाती है, नीचे गिर जाती है, तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब आप ध्यान से देखो, ये बिल्कुल घास की तरह हो जाती है, और बिल्कुल घास की तरह हो गई। टेम्परेचर हल्का सा भी बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहां पर हल्का सा पत्तियों में टेम्परेचर बढ़ा, और हल्की सी हवा चली, फ्रिक्शन हुआ, और आग लग जाती है। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, इसके अंदर फायर का या आग का जंगलों में मुख्य कारण क्या है, पाइन ट्रीज, चीड़ के पेड़, इनकी पत्तियां बिल्कुल सूड़ जैसी होती है, निडल जैसी होती है, गलने के बाद बिल्कुल ये घास बन जाती है, और हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा, हल्का सा हवा चली, फ्रिक्शन हुआ, और इनमें बड़े पैमाने पर आग देखने को मिल जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो ये कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी, और इसने कहा था कि 2003 से लेकर 2017 के बीच में, 2003 टू 2017, 2003 से 2017 के बीच में भारत के अंदर 5,22,861 फायर इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का यह कहना है कि 2003 से लेकर 2017 के बीच में भारत में 5,22,861 फायर इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। आग की बड़ी घटनाएं जंगल में देखने को मिली है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि भारत के जो जंगल हैं, भारत के जो फॉरेस्ट है ना, इसमें से 54% के आसपास, 54% के आसपास जो फॉरेस्ट जंगल है वो फायर प्रोन एरिया है, वहां पर आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। अब हम इस बात को समझते हैं कि हाउ टू टैकल फायर, आग को कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। देखो पहली बात तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि आग लगने से पहले उसको रोकना पड़ेगा हमें। अगर आग लग जाती है तो फिर उसका अलग लेवल है कि भाई वहां पर आग को बुझाना पड़ेगा, फायर ब्रिगेड वगैरह जाएगी, आम जनता पार्टिसिपेट करेगी, या आर्मी एयरफोर्स जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन अगर फायर को टैकल करना है तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना गया, आपको समझदार बनना पड़ेगा। आप 2 भेड़ बकरी चराने वाले हैं, आग जला ली, सिगड़ी जला ली, और जलाने के बाद छोड़ के वैसे कैसे चले गए, हवा चली और आग लग गई। बीड़ी सिगरेट भी आपने जंगल में फेंक कर चले गए, आग लग गई। कोई भी आप कैंप के लिए गए, नैनीताल वगैरह के एरिया में कैंप लगाया, और कैंप में फिर अपनी बाइक लेके उड़ गए, और वहां पर पीछे से उसको जलता हुआ छोड़ गए, तो आग लग गई। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी जनता के बीच में। दूसरा, अगर आप जानबूझकर फायर लगाना भी चाहते हैं, आग लगाना भी चाहते हैं अपनी भेड़ बकरियों के लिए, जो ग्रेजर होते हैं, चरवाए होते हैं जो आग लगाते हैं, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए, आपका जो खेत का मलबा उसको जलाने के लिए, तो कंट्रोल्ड वे में लगाओ। जिस एरिया में आप आग लगा रहे हैं, आप तब तक वहां पर खड़े रहो कि जब तक वो पूरा का पूरा एरिया आग से जल ना जाए और वो आग आराम से बुझ ना जाए। आपने सीख लगाई एरिया में और वहां से निकल लिए, भाई पूरा का पूरा जंगल जल सकता है। तो कंट्रोल्ड वे में आग लगाओ। अगर आपको लगाने भी है तो आप जब तक वहां पर खड़े रहो, जब तक उस पर्टिकुलर एरिया में आग पूरी लगकर बुझ नहीं जाती है, तब तक आप वहां पर खड़े रहो।
इसके अलावा आपको बड़े पैमाने पर हेल्दी प्लांट लगाने होंगे, नए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको जो महत्वपूर्ण काम करना है वो ये करना है कि जो भी मटेरियल होता है, सड़ी गली पत्तियां होती है, वो ज़्यादा लंबे समय तक एक साथ इकट्ठा ना हो। अगर इकट्ठा हो जाती है तो जब टेम्परेचर बढ़ता है समर या गर्मी के टाइम पे तो आग लग जाती है, ऐसा ना हो। इसके अलावा सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है, निगरानी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सैटेलाइट के माध्यम से रखो, चाहे ड्रोन के माध्यम से रखो। अगर आपको हल्का सा भी पता चल जाता है कि यहाँ पर हल्की सी आग या फायर का इंसिडेंट जंगल में है तो तुरंत उसको बुझाने की कोशिश करो, उसके ऊपर तुरंत टैकल करने की कोशिश करो। तो सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ पर सर्विलेंस पे ध्यान ना दिया गया हो, शुरुआती दौर में उत्तराखंड में सर्विलेंस पे ध्यान ना दिया हो, भाई कहाँ पर आग लगी है, कहाँ पर आग नहीं लगी है। शुरुआत में अगर सर्विलेंस के ऊपर ध्यान दे दिया जाता किस एरिया में आग है तो वहाँ पर तुरंत जाके बुझाया जा सकता था। तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है, सर्विलेंस सैटेलाइट के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से आप रख सकते हैं। और अब आपको इस बात को समझना होगा कि इससे भारत के फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान है, भारत के जंगलों को बहुत ज्यादा नुकसान है। स्टैंडर्ड ये कहता है दुनिया का कि आपके देश में 33%, आपका एरिया जितना भी है उस एरिया का 33% आपके देश में जंगल होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भाई 33% तो नहीं है, लेकिन भारत में कितना परसेंट है? 24.62%। 33% होना चाहिए, लेकिन भारत के पास 24.62% अपने टोटल एरिया का जंगल है। हमें इस स्टैंडर्ड को मैच करना है। मैच करना तो दूर है, धीरे धीरे जलते जा रहे हैं, फायर लगती जा रही है, आग लगती जा रही है। तो वर्तमान में इतने परसेंट भारत में टोटल जंगल है अपने एरिया का, इसको हमें रोकना है। भारत का फॉरेस्ट लूज हो रहा है, और जब एक फॉरेस्ट जाता है तो पूरी की पूरी एक कम्युनिटी बर्बाद हो जाती है। वहां पर फॉरेस्ट, बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं वो जलते हैं, वन्य जीवों को नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है, ईंधन के रूप में जो लकड़ियां होती है उनके लिए नुकसान होता है, और सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन का खतरा हो जाता है। आपके देश में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो सारा का सारा नुकसान है। अगर एक हैबिटेट, एक पूरा का पूरा जंगल जलता है तो आसपास की सभी चीजें बर्बाद होती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।